अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका के साथ कोई मंथन नहीं होगा, जबकि अमेरिका का तर्क है कि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। सवाल यह है कि वार्ता होगी या नहीं। उधर हॉर्मुज में बारूदी बवंडर जारी है। अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी है कि समंदर में माइंस बिछाई तो सीज फायर टूट जाएगा। अमेरिका धमकी ही नहीं दे रहा, युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। समंदर के सीने को चीरते हुए अमेरिका के 3 महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, फोर्ड और बुश आक्रमण के लिए तैयार हैं। ईरान की मिसाइल सिटीज और ड्रोन ब्रिगेड भी घात लगाकर बैठी हैं। मतलब दोनों देशों के हथियार एक्टिव हैं। कभी भी खाड़ी देशों में बारूदी विस्फोट हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन आपको बता दें कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है, अमेरिका से बैठक अभी तय नहीं है। कहा ईरान ने अमेरिका से कोई बैठक नहीं होगी, यह भी ईरान ने साफ कर दिया है। इस्लामाबाद में मौजूद है ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। तो डील या फिर अरब भस्म, क्या होगा? अमेरिका ईरान वार्ता में भ्रम की स्थिति है। सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी ब्लॉकेड खुलवाने पर अड़ा हुआ है ईरान। ये ईरान की शर्त है। वार्ता पर हाँ या ना के कंफ्यूजन से एक नेगेटिव संदेश जा रहा है। वार्ता के साथ जंगी तैयारी में जुटा हुआ है अमेरिका। एक बार कैंसिल हो चुकी है सेकेंड फेज की वार्ता और अब एक बार फिर ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। ईरान के 10 पॉइंट प्लान को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद है। सीज फायर की शर्तों पर दोनों पक्षों के बयान भी भ्रामक हैं। स्थिति साफ नहीं है। बड़ी बात यह है कि एटमी डील होने तक ब्लॉकेड रखेंगे ट्रंप, ये अमेरिका से संकेत मिल रहे हैं। वार्ता को लेकर अमेरिका और ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स के तहत इस तरह का तनाव दिखाई दे रहा है। एक वक्त की बड़ी खबर यह कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर रूस से बड़ी जानकारी सामने आई है। हॉर्मुज से माइंस हटाना आसान काम नहीं होगा। माइंस हटाने में महीनों लग सकते हैं, कहा गया है। रूस के पूर्व नेवी कैप्टन वासिली डेंडिकिन ने कहा है कि ये आसान काम नहीं है। इन माइंस को हटाने में महीनों लग सकते हैं। अमेरिका के सामने ईरान की बेहतरीन रणनीति थी इस तरह से माइंस को बिछा देना हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास। तो ईरान का एटम बम हॉर्मुज है क्या? रणनीति क्या है? देखिए, सस्ते माइन से महंगे अमेरिकी जहाजों को खतरा है। छोटी बोट और मिनी सबमरीन से अमेरिकी बेड़े को चकमा दिया है। माइंस बिछाना आसान और सस्ता काम था, हटाना बहुत मुश्किल है। माइंस को पूरी तरह हटाने में 6 महीने से ज्यादा लगेंगे, कहा जा रहा है। अमेरिका के पास माइंस हटाने वाली सबमरीन नहीं है, ये कहा है वासिली डेंडिकिन ने, जो पूर्व नेवी कैप्टन है रूस के। उनका कहना है जरूरी बात यह है कि ईरान ने सुरक्षित रास्ता मार्क कर दिया है, बाकी रास्ता पूरा खतरनाक है। सभी जहाजों को ईरान के बताए रास्ते से ही चलना होगा। जिसके हाथ में हॉर्मुज की चाबी वही होगा अरब का सुल्तान। एक तरफ समंदर के सीने को चीरते अमेरिका के 3 महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन, फोर्ड और बुश आक्रमण के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की मिसाइल सिटीज और ड्रोन ब्रिगेड घात लगाकर बैठी हैं। अमेरिका के मरीन कमांडोज माइन हंटिंग के लिए ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। साथ ही टारगेट पर है ईरान के वो सीक्रेट मिलिट्री बेस जहां से ईरान लगातार हॉर्मुज पर कंट्रोल कर रहा है। यानी एक बार फिर से हॉर्मुज में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ट्रंप ने सी माइंस के अदृश्य जाल को तोड़ने के लिए सेंटकॉम को खुली छूट दे दी है। हॉर्मुज में टोल के जरिए जबरदस्त कमाई हो सकती है। हॉर्मुज में नाकाबंदी से तेल की कीमतें बढ़ाई जा सकती हैं। हॉर्मुज में नए ऑयल टर्मिनल बनाए जा सकते हैं। हॉर्मुज के द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बनाए जा सकते हैं। पहली है ध्वनिक माइंस। ये जहाज के प्रोपेलर और इंजन की आवाज के असर से एकदम नजदीक फट जाती है। दूसरी है चुंबकीय माइंस। ये जहाज के ढांचे से पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के असर से फट जाती है। तीसरी है प्रेशर माइंस। जब एक बड़ा जहाज ऊपर से गुजरता है तो उसके दबाव से सक्रिय होकर फट जाती है। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर 200 फाइटर जेट मौजूद हैं। साथ ही 30 हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा 15,000 से ज्यादा सैनिक और मरीन कमांडो मौजूद हैं, जबकि तीनों के बेड़े में 6 सबमरीन भी हैं। ये जानकारी सेंट्रल कमांड की तरफ से आई है, जिसमें पहला है केशन द्वीप, जो स्ट्रेट का सबसे बड़ा द्वीप है, जो ईरान की असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध का कमांड सेंटर है। दूसरा है लराक द्वीप, जहां अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी बनी हुई है।
पहाड़ों के नीचे सुरंगों में सैकड़ों बैलिस्टिक और एंटीशिप मिसाइलें तैनात हैं। तीसरा है हॉर्मुज द्वीप, जहां IRGC ने अपनी स्पीड बोट की तैनाती की है। यहां से ईरान पूरे हॉर्मुज के शिपिंग रास्तों पर नजर रखता है। इसके पास ही है अबू मूसा और टोम्स द्वीप। ये रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से जहाजों के आने जाने वाले रास्तों पर निगरानी रखी जाती है। यहां ईरान का ड्रोन बेस है। इसके अलावा बंदर अब्बास पर हॉर्मुज का कंट्रोल सेंटर है, जहां IRGC की नौसेना का मुख्यालय है। यहीं से पूरे हॉर्मुज में माइंस बिछाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद में मौजूद है। आसिम मुनीर से मिले हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। पहले इशाक डार से मुलाकात की थी अब्बास अरागची ने। ईरान का दावा है कि सिर्फ पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका से बातचीत का कोई प्लान नहीं है, ये ईरान ने साफ कर दिया है। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ईरानी डेलीगेशन और पाकिस्तानी प्रतिनिधि मौजूद हैं। अब्बास अरागची की आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है और ईरान ने ये साफ किया है कि अमेरिका के साथ कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जो बातचीत होगी ईरान की, वो पाकिस्तान के साथ होगी और फिर पाकिस्तान के जरिए वो संदेश अमेरिका तक जाएगा। ये देखिए पहले इशाक डार से मुलाकात की अब्बास अरागची ने, फिर आसिम मुनीर से मुलाकात की है। दोनों मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईरानी डेलीगेशन मौजूद है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और अब अमेरिकी डेलीगेशन भी रवाना हो रहा है पाकिस्तान जाने के लिए। लेकिन दोनों आमने सामने क्या बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि नहीं, आमने सामने अमेरिका और ईरान की बातचीत नहीं होगी, द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जो कहना है ईरान को, जो ईरान का संदेश है, जो ईरान का प्रस्ताव है, वो उसने पाकिस्तान को दिया है और पाकिस्तान के जरिए वो प्रस्ताव अमेरिका के सामने रखा जाएगा। इस्लामाबाद में लेकिन मौजूद है ईरानी डेलीगेशन, लेकिन कंफ्यूजन भी बना हुआ है। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इस्लामाबाद में ईरानी डेलीगेशन को लेकर। कंफ्यूजन क्यों है? ईरान से कौन कौन पहुंचा, पहले ये जानिए। अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं पहुंचे हैं। इस्माइल बकाई प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, पहुंचे हैं। अमेरिका से कौन जा रहा है? जेरेड कुशनर जा रहे हैं, ट्रंप के दामाद हैं। स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, ट्रंप के विशेष दूत हैं। इस्लामाबाद में कौन नहीं जा रहा है, ईरान की तरफ से कौन नहीं जा रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाकिर कालिबाफ जो पिछली बार गए थे, स्पीकर हैं ईरानी संसद के, और अमेरिका की तरफ से JD वैंस यानी उपराष्ट्रपति पिछली बार गए थे जब पहले फेज की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, वो भी फिलहाल नहीं जा रहे हैं। वार्ता पर IRGC ने शर्तें रखी हैं। अमेरिका से बातचीत नहीं होगी ये कह रहा है ईरान। अमेरिका कह रहा है कि विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं, लेकिन वार्ता होगी या नहीं इस पर सस्पेंस बना हुआ है। सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत करेंगे ये ईरान साफ कर दिया, ईरान ने कह दिया है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी ये कह रहा है अमेरिका। परमाणु मुद्दे पर चर्चा का सवाल ही पैदा नहीं होता, ईरान ने ये भी एक बार फिर कह दिया है। पहले भी इस मुद्दे पर बात फंस गई थी। इस बीच पाकिस्तान वार्ता की मध्यस्थता करेगा ये अमेरिका ने कहा है, यानी आमने सामने की बातचीत भी होगी और पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। मॉस्को रोमान जाने का भी कार्यक्रम है अब्बास अरागची का। तो वहीं अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने आमने सामने की वार्ता की अपील की है, उसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन जा रहा है। बड़ा सवाल क्या है वो जानिए। ईरान का इनकार, फिर ट्रंप क्यों बेकरार? यानी ईरान इनकार कर रहा है, अपनी शर्तें रख रहा है और झुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ट्रंप क्यों बेकरार हैं बातचीत करने के लिए? क्या ओमान मॉडल से ही इस्लामाबाद में बातचीत होगी? यानी जो आखिरी बातचीत ओमान में हुई थी युद्ध शुरू होने के पहले, क्या उसी मॉडल पर बातचीत आगे बढ़ेगी? जब वार्ता से इनकार, तो फिर टाइमिंग क्यों खास है? यानी वार्ता की बात जब ये हो रही कि आमने सामने की वार्ता नहीं होगी, तो फिर टाइमिंग ये क्यों चुनी गई, ये क्यों खास है? क्या IRGC के दबाव के बावजूद अरागची यहाँ पहुंचे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी ईरान के भीतर भी अलग अलग जो पक्ष हैं वो अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग रुख रख रहे हैं। इसको लेकर खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या ऐसा भी है? इस बीच JD वैंस को लेकर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। सऊदी मीडिया ने दावा किया है कि वैंस जा सकते हैं पाकिस्तान, JD वैंस भी पाकिस्तान जा सकते हैं। कुशनर और विटकॉफ के साथ जाएंगे JD वैंस, ये कहा जा रहा है। ईरानी टीम से बातचीत का फॉर्मेट तय नहीं है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया था ये दावा कि JD वैंस नहीं जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि JD वैंस भी इस्लामाबाद जा सकते हैं, पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन किस फॉर्मेट में बातचीत होगी, किस तरह से बातचीत होगी, ये अनिश्चितता है, ये साफ नहीं है स्थिति। उसके बावजूद JD वैंस जा सकते हैं, ये
कुछ मीडिया आउटलेट्स की तरफ से बताया जा रहा है। ये खास तौर पर क्योंकि पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ इनकार किया था, रिपोर्ट सामने रखी थी कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे, लेकिन अब सऊदी मीडिया ये दावा कर रहा है और वो ये कह रहे हैं कि वैंस जा सकते हैं पाकिस्तान, ऐसी उन्हें जानकारी मिल रही है। तो सऊदी मीडिया का दावा कि जेडी वैंस जाएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद बातचीत करने के लिए ईरान से। तो वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की पहले रिपोर्ट ये सामने आई थी कि जेडी वैंस नहीं जाएंगे। अब देखना यह है कि होगा क्या, स्थिति क्या है और बातचीत कैसे होगी, क्योंकि अभी उसको लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सस्पेंस है। तो राष्ट्रपति ईरान के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो ईरानी प्रस्ताव से ज्यादा ट्रंप तेल अवीव से आने वाली एक रिपोर्ट के लिए बेसब्र हैं। वो रिपोर्ट जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की लोकेशन से जुड़े कोऑर्डिनेट्स दर्ज होंगे। दावा है कि ईरान में मौजूद हर एक मोसाद एजेंट को मुश्तबा की लोकेशन ढूंढने का मिशन सौंप दिया गया है, जिसके मिलते ही ट्रंप ईरान में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति आयतुल्लाह खामेनेई वाली गलती नहीं दोहराने वाले हैं। ट्रंप का प्लान मुश्तबा की हत्या का नहीं, बल्कि उनका हाल सद्दाम जैसा करने का है। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप भी देखिए। ईरान पर इजराइल हमले के लिए तैयार है, उसे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है। दावा है कि बीती रात इजराइल में नेतन्याहू ने एक सीक्रेट बैठक की। इस बैठक में बेहद कम लोग शामिल थे। बैठक में ट्रंप प्रशासन से हमले की मंजूरी लेने पर चर्चा हुई। मुश्तबा की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए मोसाद के सभी एजेंट ईरान में एक्टिव कर दिए गए हैं। साथ ही सैटेलाइट के जरिए मुश्तबा की संभावित लोकेशन पर हर पल नजर रखी जा रही है। ईरान को शक है कि मोसाद ईरानी अधिकारियों की गतिविधि ट्रैक कर रहा है। इजराइल की कोशिश अधिकारियों के जरिए मुश्तबा तक पहुंचने की है, इसीलिए ज्यादातर अधिकारियों को मुश्तबा से संपर्क नहीं करने के लिए कहा गया है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी भी मुश्तबा से सीधे संपर्क नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तबा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान खुद मुश्तबा की देखभाल कर रहे हैं। पेजेश्कियान पेशे से हार्ट सर्जन हैं। मुश्तबा के हाथ और पैर की कई सर्जरी हो चुकी है। उनके एक पैर की करीब 3 बार सर्जरी करनी पड़ी है। रिपोर्ट में दावा है कि उनका चेहरा जल गया है, जिससे उन्हें बोलने में भी परेशानी हो रही है। माना जा रहा है कि अगर ट्रंप को मुश्तबा की लोकेशन मिली तो वो इजराइल को हमले की हरी झंडी दे देंगे, ताकि युद्ध के बीच सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर मुश्तबा का अपहरण किया जा सके। अमेरिका को ईरान ने चेतावनी दी है, हमारे पास खतरनाक मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। मिसाइल ताकत अभी नहीं नष्ट हुई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जनरल रजा तलाईनिक ने कहा है, आधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल अभी बची हुई हैं। तो ईरान के सीक्रेट हथियार आगे क्या विनाश का कारण बन सकते हैं? ईरान क्या कह रहा है? तेहरान का दावा यह है कि अमेरिका की मोहर क्या है? मिसाइल क्षमता का बड़ा हिस्सा अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये कह रहा है ईरान। ईरानी नेवी 60% ऑपरेशनल है, ये अमेरिका की रिपोर्ट भी कह रही है। इसके अलावा तेहरान का दावा यह भी है कि मिसाइल क्षमता आधुनिक शक्तिशाली मिसाइल उनके पास मौजूद है, उनके गोदाम में मौजूद हैं। तो वहीं अमेरिका भी ये कह रहा है कि मिसाइल ताकत 50% बाकी है, यानी अमेरिका भी ईरान के इस दावे को ऊपर मोहर लगा रहा है। ज़रूरी बात यह है कि ट्रंप ने दावा किया था कि हमने ईरान में 75% लक्ष्य हासिल किया है, लेकिन अब इसके विपरीत ईरान दूसरे दावे कर रहा है और अमेरिकन रिपोर्ट्स भी उसी तरह की बात कह रही हैं। ईरान भले ही तबाह हो गया, लेकिन अमेरिका के घमंड, उसके वर्चस्व और ग्लोबल लीडर वाली छवि को भी तबाह कर दिया। अमेरिका पर रिपोर्ट यह है कि 40 दिन की जंग में उसने बहुत कुछ गंवाया है। दुश्मनों को रोकने वाली उसकी प्रतिरोधी ताकत, एशिया और यूरोप में घटता असर। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस जंग ने अमेरिकी हथियार जखीरे को खाली कर दिया है। एशिया और यूरोप के मोर्चे से हथियार मिडिल ईस्ट भेजे जाने से अमेरिका के मिसाइल भंडार पर बड़ा असर पड़ा है। अमेरिका के मिलिट्री कमांडरों ने चिंता जताई है कि एशिया पैसिफिक से मिडिल ईस्ट में हथियार घटने से अमेरिकी बेस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। जो हथियार चीन के साथ संभावित युद्ध के लिए रिजर्व रखे गए थे, वो ईरान में इस्तेमाल हो गए। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों का स्टॉक करीब करीब खत्म हो चुका है। इतनी टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं जितनी अमेरिका 10 साल में खरीदता है। कि ईरान युद्ध में खर्च किए गए हथियारों की भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। डिफेंस कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सहमत हैं, लेकिन इतनी मिसाइलें बनाने में कई साल लगेंगे। पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान ही $200 बिलियन मांगे थे, जो अभी तक नहीं मिले हैं। इसीलिए पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा है।